नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपी पीसीएस में आए हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों का अवलोकन कर रहे थे। इस कड़ी में 2012 से 2018 तक के जितने भी प्रश्न आए हुए थे सबका हमने विश्लेषण और अवलोकन दोनों कर लिया है, किंतु 2019 और 20 का बचा हुआ है। तो 2019 का इस कड़ी में हम देखते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो भारत में सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जो काम करता है वो नीति आयोग है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजी गोल जो है वो कुल मिला के 17 है, लेकिन क्या नीति आयोग 17 पर मूल्यांकन सभी राज्यों का करता है? नहीं, 16 पर ही करता है। यानी कि 16 लक्ष्य पर ही कार्यान्वयन करता है नीति आयोग भारत में। क्यों? क्योंकि उस 17 में से एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, यानी विदेश संबंध। तो विदेश संबंध भारत में राज्यों का काम नहीं है, ये काम भारत सरकार का है। इसलिए सिर्फ 6 पॉइंट पर ही 16 पॉइंट पर ही काम करता है, 1 पॉइंट पर नहीं, यानी कुल मिला के 16 है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट को हम पुनः स्मरण करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग थी। उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। अच्छा, योजना आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। अध्यक्ष तो आपको याद ही रहता होगा, जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वही अध्यक्ष थे पहले। 15 अगस्त 2014 को ये समाप्त हो गया। कौन? योजना आयोग। और 1 जनवरी 2015 को इसी के स्थान पर नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम का एक संस्था स्थापित किया गया है भारत में। ये 3 तरह के योजना बनाता है। जैसे कि ये योजना आयोग 5 वर्ष के लिए बनाता था। ये 3 साल का एक्शन एजेंडा बनाता है, 7 साल का स्ट्रेटजी बनाता है और 15 साल का विजन को देख करके मतलब प्लान बनाता है। तो 3 तरह के प्लान बनाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो लघु उद्योग पर बनी हुई समिति नायक समिति है, जो 1991 में बनी थी। उससे पहले आबिद हुसैन समिति थी, जो 1988 में बन गई थी। और सबसे लेटेस्ट जो अभी है एस कोहली समिति, जो 2015 में बनी है एमएसएमई पर। और कार्वे समिति जो 1955 में ही बनी थी। तो कार्वे समिति सबसे पहले बनी थी उपलब्ध विकल्पों में से, इसलिए 4 नंबर पहले हो जाएगा। उसके बाद स्थान आता है आबिद हुसैन समिति का, यानी कि दूसरा नंबर, जो 1988 में बना था। तो 4 के बाद 2, और उसके बाद स्थान आता है नायक समिति का, जो 1991 में बना था। तो यानी कि 4 2 1, और जो तीसरा नंबर है एस कोहली समिति, तो जो 2012 में बना था, ये फिर लास्ट में आ जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 2 1 4। फिर से एक बार देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पर जो बनी हुई समिति है, ये मेंस में भी काम देगा आपको उत्तर लेखन की प्रामाणिकता को बढ़ाने में। कार्वे समिति 1955 में आई थी, आबिद हुसैन समिति 1988 में आई थी, नायक समिति 1991 में आई है, और एस कोहली समिति 2015 में आई, यानी मोदी गवर्नमेंट में आई थी शायद क्या 2014 में ही तो मोदी जी आ गए थे ना। अब नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2, कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष। तो पहला जो है अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो ये 1976 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा समन्वित बाल विकास योजना, ये 1975 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, ये 1983 में प्रारंभ किया गया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 की ये एक योजना है। तो इस हिसाब से विकल्प सी हो जाता है। और फिर वही बात यहाँ दिया हुआ, चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। हमने कहा था कि अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में बना है, 1976 में। समन्वित बाल विकास योजना ICDS जिसको बोलते हैं, 1975 में तैयार हुआ है। और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल के वर्षों में, मतलब कथन के रूप में, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेज़ी से गिरावट आई है। तो ये कथन सही है। आपको ऐसे न्यूज़पेपर में लग रहा होगा कि अरे महिलाओं की तो उपस्थिति हर क्षेत्रों में हो रही है, तो श्रम दर में भागीदारी तो इनकी बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं। फैक्ट ये है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए जो श्रम की भागीदारी है उसकी दर में तेज़ी से गिरावट आई है। तो कथन सही है। कैसे, वो अभी देखेंगे। कारण क्या लिखा हुआ है, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो ये भी एक कारण है। जब पारिवारिक आय में, परिवार में कम आय होता है तो आदमी, सब लोग सोचता है कि मैं कमाऊं, लेकिन जब पारिवारिक आय में सुधार हुआ है और शिक्षा में वृद्धि हुई, तो इस कारण से श्रम में भागीदारी हुई। शिक्षा में वृद्धि से क्या संबंध है? मतलब शिक्षा में वृद्धि हो गई तो सोच रहा है कि मैं ये छोटा काम क्यों करूँ, ये काम मिलेगा तब करेंगे, उस चक्कर में भागीदारी कम रहती है।
तो दोनों कथन सही है अपने आप में, किंतु व्याख्या नहीं करता, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या देखते हैं, स्पष्टीकरण हो जाएगा। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो बस वही बात लिखा हुआ जो कथन और कारण में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्भरता अनुपात यानी कि डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, इसीलिए डिपेंडेंसी रेट घट रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में जो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या प्रतिशत का 60.3% है, इसलिए भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है। बस इतना ही बात है इसमें। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो SDG 6 का ये बात है। SDG 6 में ये पानी की उपलब्धता और अस्थायी प्रबंधन, इसके अस्थायी प्रबंधन, पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किससे संबंधित है? पानी की उपलब्धता और उसके अस्थायी प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, अब SDG की बात आ गई तो थोड़ा सा पुनः स्मरण करते हैं। अभी पहले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि भारत में सतत विकास लक्ष्य के लिए कार्यान्वयन नोडल एजेंसी जो है वो नीति आयोग है। और कुल मिला के वैसे तो SDG गोल 17 हैं, लेकिन ये नीति आयोग 16 पर ही काम करता है, क्योंकि राज्यों के बीच में जो कंपटीशन होता है वो 16 पॉइंट पर होता है। उस 17 में से एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो भारत में राज्यों का काम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना नहीं है, इसलिए नीति आयोग 16 पॉइंट पर ही काम करता है। ठीक है, अच्छा, SDG गोल 6 नंबर याद रखना है, पानी की उपलब्धता इसका स्थायी प्रबंधन से संबंधित है। अच्छा, इसको कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2030 तक, ये भी बात याद रखने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो समृद्धि की सीमा की जो अवधारणा है वो क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था 1972 में। व्याख्या में वही लिखा हुआ है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन क्लब ऑफ रोम द्वारा 1972 यानी कि 1972 में किया गया। अब देखिए, इसमें रिसर्च वाली बात ये थी कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा है क्या, तो ये तो मुझे उस समय लगता है याद नहीं रहा, तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट रिसर्च नहीं किया है। आप रिसर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में हो सके तो बताइए, नहीं तो फिर देखता हूँ टेस्ट सीरीज जो GS वर्ल्ड वाला आने वाला है तो उसमें कहीं रिलेटेड बात मिलेगा तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूँ, देखिए कुल मिला के 450 प्रश्नों का योजना था मेरा प्रति विषय। तो इकोनॉमिक्स के संबंध में 300 प्रश्नों का मतलब हमने टेस्ट सीरीज जो 2 है, दृष्टि का और ध्येय IAS का, अपलोड कर दिया है। 150 प्रश्न बचे हुए हैं, ये GS वर्ल्ड के हैं, तो GS वर्ल्ड के अब आजकल में सब अपलोड कर दिया जाएगा। और प्रीवियस ईयर्स हैं, इतना काफ़ी होता है, कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा? 450 प्रश्न बहुत होता है। यही स्ट्रेटजी मैंने सारे विषयों में भी रखी है, जैसे कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, तो ज़रूर आप देखिए, आपको ज़रूर लाभ करेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो वर्ष के अधिकांश हिस्सों में, जब अधिकांश संख्या में कह रहे हैं, व्यक्तियों की अधिकांश संख्या वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। क्या है ये सामान्य स्थिति बेरोजगारी? देखिए, होता ये है, मैं शुरू में पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, कुछ दिमाग में और चल रहा था। ये 183 दिन अगर कोई कार्य करता है एक साल में, 365 या 366 दिन होता है, लेकिन 183 डेज अगर कोई काम करता है तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 183 दिन से कम यानी 182 दिन भी कोई काम करेगा तो उसको बेरोजगार मानेंगे। लेकिन कौन सा बेरोजगारी की कैटेगरी में रखेंगे? तो समान स्थिति बेरोजगारी कैटेगरी में रखेंगे। 3 तरह की कैटेगरी है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी और साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। तो कोई व्यक्ति अगर 183 दिन या उससे ज़्यादा का काम करता है तो उसको बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखेंगे, मतलब रोजगार वाला व्यक्ति हुआ होगा। लेकिन 183 दिन से कम, जैसे कि 182 दिन और उससे कम जितना भी होगा, वो सब समान स्थिति के बेरोजगारी वाले लोग कहे जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि अच्छा, इसमें तो इस हिसाब से आंसर तो ए हो गया। अब देखिए, इसके व्याख्या में थोड़ा देख लेते हैं तो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। भारत में बेरोजगारी का आकलन 3 स्थितियों के आधार पर किया गया है। सामान्य स्थिति, जिसको वार्षिक बेरोजगारी भी कह सकते हैं, साप्ताहिक स्थिति, जिसको साप्ताहिक बेरोजगारी भी कह सकते हैं, और चालू दैनिक स्थिति, जिसको दैनिक बेरोजगारी भी कहते हैं। तो सामान्य के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चलता है 183 दिन अगर काम करता है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार अगर चालू साप्ताहिक स्थिति की बात करें तो एक सप्ताह में 1 दिन भी काम कर ले
तो वो समझ लीजिए कि बेरोजगार की स्थिति में नहीं है, ऐसा इस व्याख्या के अनुसार है। और चालू दैनिक स्थिति में मतलब क्या हुआ, 4 घंटे अगर काम करता है, 4 घंटे अगर काम करता है तो उसे बेरोजगार के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, एक दिन में अगर 4 घंटा काम करता है तो। ठीक है, ये है कहानी इसका। लेकिन 4 घंटे से कम काम करता है तो चालू दैनिक स्थिति में बेरोजगारी का शिकार रहेगा वो व्यक्ति। अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको CSR यानी ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया, तो सही पूछ रहा है, ध्यान रखना है। दूसरा है, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो ये दोनों कथन गलत है। पता है गलत क्या हुआ, ये जो 1% है ना, दूसरे कथन में 1% नहीं, शायद 2% था। हाँ देखिए, नीचे व्याख्या में लिखा हुआ भी है। तो देखिए क्यों गलत हुआ। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों पर कंपनी एक्ट 2013 के तहत अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो 2% है, जो भी वार्षिक शुद्ध लाभ होगा उसका 2% CSR पे खर्च करना होगा कंपनियों को। प्रारंभ में ऐच्छिक था, परंतु वर्तमान में इसे अनिवार्य बना दिया गया। तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था तो शायद ये ऐच्छिक था, लेकिन अब ये अनिवार्य हो गया है। तो उस समय के हिसाब से ये ऑप्शन डी हो गया, लेकिन अब अगर पूछेगा तो अनिवार्य बना दिया गया, ये सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हमने ध्येय IAS के टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आया था सेम, तो उसमें हमने बात किया था कि आर्थिक विकास मापन के 5 दृष्टिकोण हैं कुल मिलाकर के, जिसमें पहला दृष्टिकोण है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, दूसरा है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जिसको 1976 में मॉरिस डी मॉरिस ने दिया था। ठीक है, इसको PQLI भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तीसरा है क्रय शक्ति समता विधि, और चौथा है निवल आर्थिक कल्याण, जिसको बोलते हैं नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, और पांचवा है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको पता ही है कि करेंट ईयर में जो HDI का रैंकिंग है भारत का, वो 131 है। तो ये हो गया, तो ध्यान रखना है ये बातें। थोड़ा सा ये पढ़ लेता हूँ। जीवन की, अच्छा ये जो है मॉरिस डी मॉरिस ने जो किया था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 1976 में, ये शायद ये ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया था इन्होंने डेवलप। देखिए लिखा हुआ है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया है। इसमें जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता तीनों सम्मिलित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने, कितने आयाम हैं इसके, 3 आयाम हैं। कौन कौन से, जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट। तो ये तीनों, ये ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया था मॉरिस डी मॉरिस ने इसको डेवलप। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कथन के रूप में। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI एवं सतत विकास लक्ष्य यानी SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। तो क्या धनात्मक संबंध है इसमें? बिल्कुल धनात्मक संबंध है वरीयता के संबंध में। कारण है SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। तो बिल्कुल सही है, इसी के कारण तो है ऐसा, इसलिए दोनों कथन सही होने के साथ साथ व्याख्या भी करता है। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI एवं सतत विकास लक्ष्य यानी SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव संबंध है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है, इसलिए कथन कारण दोनों सही है और दूसरे की व्याख्या भी करता है। अब देखिए HDI में हमारा स्थान 131 में, ये हमने बात कर दिया है। और SDG के बारे में हमने ये जाना है इसी वीडियो में कि इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी भारत में जो है वो नीति आयोग है, और 16 पॉइंट पर ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो होता है उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों सम्मिलित होता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, वर्ष 2010 में विकसित किया गया। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, MPI। तो ये लिखा हुआ है MPI की धारणा उपलब्धता प्रत्यागम यानी जो अमृत सेन ने दिया था, की अवधारणा पर आधारित है।
यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह गरीबी को केवल आय वंचन के रूप में न लेकर बहुआयामी वंचन में लेता है, जैसे कि खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, अल्प शिक्षा, कौशल, अपर्याप्त जीवन निर्वाह, खराब आवासीय व्यवस्था, सामाजिक अपवर्जन के रूप में ये सब सारी चीज़ों को लेता है। जबकि आपको पता है कि भारत में जो गरीबी का आकलन के लिए जितनी भी समितियां बनी हैं अभी तक, वो क्या है, कुल मिलाकर के ये है कि बोलते हैं कैलोरी इतना मिलना चाहिए, इतना मासिक खर्च होना चाहिए। गरीबी का मतलब अब वो थोड़ी रहा है। तो ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स ये है। नेक्स्ट, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? तो याद रखना है 21 दिन। 21 दिन के अंतर्गत अगर कोई जन्म लिया है तो भी, मृत्यु हुआ है तब पर भी रजिस्टर कराना आवश्यक है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें यही लिखा हुआ है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत 21 दिनों के अंदर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं करता है। तो ये HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है, जबकि उक्त रक्तचाप, मधुमेह और मृत्यु का पंजीकरण ये तीनों को सम्मिलित करता है। अच्छा, ये इसमें जो है ना HIV परीक्षण जो है, HIV परीक्षण से एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है HIV परीक्षण के लिए, आपको याद आ रहा है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शायद एलिसा था क्या, कुछ ऐसा करके एलिसा टेस्ट था कुछ। अगर सही मुझे याद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए कमेंट करके। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो उल्टा U आकार का होता है। U जैसे नीचे से गोल करके ऊपर में खुला हुआ रहता है, तो ये उल्टा होता है, यानी कि ऊपर से गोल करके नीचे में खुला हुआ रहेगा। ये पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र के बारे में हमने बात की अभी। तो वही लिखा हुआ है व्याख्या में भी कि पर्यावरणीय कुजनेट्स पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार उल्टा U आकार का होता है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है क्या संबंध बताता है? तो पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन के रूप में, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। कारण, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो ये बिल्कुल सही है। दोनों कथन कारण एक दूसरे के लिए व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो पहल को माना गया है। ये क्या था पहल? पहल प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ योजना माना गया है। वर्ष 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा LPG गैस सब्सिडी योजना प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ यानी कि पहल की शुरुआत की गई। तो पूछ सकता है कि पहल योजना की शुरुआत कब की गई? 2015 में। कौन से मंत्रालय द्वारा? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। इसके लिए इस योजना को मोबाइल आधार संख्या और बैंक खाते से जोड़ा गया। अब देखिए नेक्स्ट, 91, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है। तो ये मेरे ख्याल से सही है कथन, कहीं और पढ़ा भी है मैंने इसको। दूसरा, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना, एकदम सही है। तीसरा, 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, एकदम सही है। तो तीनों सही हो गया, इसलिए विकल्प C। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हाईलाइट है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यह योजना 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है। कौन सी योजना? पता चले कि आंसर पढ़ रहे हैं उत्तर ही भूल गए। यही पोषण योजना था ना, क्या नाम था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। तो 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना है। पात्र गृहस्थियों के पहचान हेतु जो राशन कार्ड जारी किए जाएंगे उसमें मुखिया के रूप में परिवार की वरिष्ठ महिला का नाम दर्ज होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार औसत 25 kg खाद्यान्न, जो प्रति व्यक्ति 5 kg होगा, और अंत्योदय परिवार के लिए 35 kg, जो प्रति व्यक्ति 7 kg होगा, खाद्यान्न सहायता कीमतों पर, जैसे चावल 3 रुपये किलो और गेहूँ 2 रुपये किलो, मोटे अनाज 1 रुपये किलो पर उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे पूछ सकता है कि गेहूँ कितने रुपये किलो दी जाती है? 2 रुपये किलो, मोटे अनाज 1 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो, मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा रेट चावल का लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ही लग रहा है। लगान का विनियमन और अवधि की सुरक्षा, नेक्स्ट है पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो तीनों सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। ये कई बार लगता है हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, दूसरा सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, तीसरा संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, और चौथा है समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो ये चारों इसमें सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। देखिए थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक एवं आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना सम्मिलित है। वही बात लिख दिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में, जिसको बोलते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं हैं। तो राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम सम्मिलित है, अन्नपूर्णा योजना भी सम्मिलित है, जबकि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना सम्मिलित नहीं है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। केंद्रीय व्याख्या पढ़ रहा हूँ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपने इतना वीडियो देखा था, आपको समझ में आ ही गया होगा कि डेट मिलाने के लिए दे देता है कौन सी योजना कब साल कौन से साल में शुरू हुई है। पहला ये बन सकता है कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है कौन से मंत्रालय के तहत है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चल रहा है। और ये कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 के तहत नीति निर्देशक तत्वों के अनुकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका संबंध अनुच्छेद 41 से भी है। और इसके अंतर्गत 5 योजनाओं का समायोजन किया गया है। कौन कौन सी योजना? अन्नपूर्णा योजना, ये ऑप्शन में भी था। राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। तो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दोनों शामिल है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन, ये तीनों शामिल है। 3 तो पेंशन का ही हो गया, एक अन्नपूर्णा योजना और दूसरा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। तो ये 19 के सारे प्रश्न थे। 2020 वाले एक अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट है जिसको आपको पता ही है कि मतलब जो एकदम लास्ट करंट ईयर है उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको अलग वीडियो में मैं शूट कर रहा हूँ। थैंक यू।